नमस्ते श्रोतागण, कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं रीता शुक्ल जी की कहानी रामो गति देवहू सुमति। हवन में पड़ी कसैली लकड़ी के धुएं से आंखों में कड़वाहट भर आई थी। यह भीतर उबलते आंसुओं की जलन पुतलियों के लिए असह्य हो रही थी। ठीक ठीक ज्ञात नहीं हो सका, लेकिन देवी स्तोत्र के सूक्तों के बीच आवेश से लाल भभुका हुआ जो चेहरा पूजा के ध्यान को गहरी अन्य मनस्कता में बदलने के लिए देवी दुर्गा की मूर्ति को पीछे हटाकर बार बार सामने आ रहा था, उसकी एक मुद्रा मेरी आस्था पर आक्रोश की घनी चोट करती हुई मेरे भीतर आज भी उतनी ही विकलता से करवटें बदल रही है। तुम्हारा नाम क्या है? किस गांव से आई हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? प्रश्न ही प्रश्न, कोई उत्तर नहीं। मनोचिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शर्मा ने धीरे से कहा था। बड़ा उलझा हुआ केस है बेचारी का। पहले वार्ड से बाहर चलें, मैं आपको सारी बातें विस्तार से बताऊंगा। फिर नर्स से बोले थे, सिस्टर इसे भीतर ले जाइए। मेरे पांव जैसे किसी अज्ञात बेड़ी से जकड़ दिए गए हों। उस महिला मनोचिकित्सा खंड के लंबे चौड़े कमरे से निकलते हुए मैंने अनुमान लगाया था। उस रोगिणी की दीप्ती हुई बड़ी बड़ी आंखें दूर तक मेरा पीछा कर रही थी। बरामदे पर पहुंचकर डॉक्टर शर्मा और मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने ही वाले थे कि कमरे से एक चित्कार सुनाई पड़ा था। हमरा के मत रोक, हम घरे जाइब। अपने जनपद की बोली सुनकर मेरे रोम रोम में एक अव्यक्त उत्कंठा उमग आई थी। डॉक्टर शर्मा की उदासीनता के बावजूद जमीन में लौटकर बेतहाशा बिलखती उस युवा रोगिणी को मैंने अपनी अंकवार में समेट लिया था। आप नहीं जानती वानी जी, इस वक्त यह दौरे की हालत में है। मुझे डर है आपके सहानुभूति दिखाने से। डॉक्टर शर्मा की बातों के जवाब में उसने अपनी लाल लाल आंखें उनकी ओर उठाई थी। उन आंखों में नफरत की गहरी छाप थी। हम मरी जाई, हम एहिजा ना रहब। उसने लपक कर मेरे पांव पकड़ लिए थे और अस्पताल से बाहर ले जाने के लिए मेरी चिरौरी करने लगी थी। मुख्य द्वार तक उसकी चीखों ने मेरा पीछा किया था। डॉक्टर शर्मा से उसकी बाबत सब कुछ सुन लेने के बाद कुछ भी समझना शेष नहीं रह गया था। चंपावती नाम के अनुरूप चंपे के रंग की कोमल काया वाली एक अबोध बालिका, तिवारीपुर के सुखदेव साहू की चौथी संतान। क्या जन्म से ही असामान्यता के लक्षण थे उसमें? मैंने सुखदेव साहू की पत्नी से सब कुछ जानने के लिए उन्हें कुरेदा था। ना बचिया, झूठ ना बोला। हमार चारों लइकन में सबसे सुन्नर, सबसे अकिलवान इहे बेटी रहे। ठाकुर जी के ऐसन को भइल की। सुखदेव साहू की माँ ने घुरकर मुझे देखा था। फिर पूछा ताची कवना बात की? तो खबर छपवैबू का? केकरा के डामिल फांसी दिलवैबू? मेरा मन हुआ था कंजी आंखों वाली उस बूढ़ी औरत को झकझोर कर कहूं, हाँ, मैं भोजपुरिया गांव के उन तमाम अंधे कानूनों की डामिल फांसी चाहती हूँ जिनकी गिरफ्त में फूल से जीवन तहस नहस हो जाते हैं। मैं उस व्यवस्था के विरोध में धारदार हथियार बनकर खड़ी होना चाहती हूँ जिसकी भोथरी रेती से ना जाने कितनी अबोध बालिकाएं आए दिन जिबा कर दी जाती हैं। मेरे शहर की मानसिक आरोग्यशाला में डाल दी गई चंपावती की उसके पिता ने उसके घर के दूसरे सदस्यों ने दोबारा खोज खबर तक नहीं ली। उसका कसूर क्या था? मेरी 80 वर्षीय दादी ने दो टुक निष्कर्ष दिया था, ओकर कसूरबा तीरिया जन्म, दोसर कुछ ना। उनके पोपले गले से भूले बिसरे गीत की कड़ियां आंसुओं में नहाए नारी जन्म की शाश्वत वेदना को आकार देने के लिए निस्तब्ध कमरे में गूंजने लगी थी। माई के कोखिए सुंदर धिया रे जमली, सगरे अयोध्या रे अनहार। क्यों? सुंदर पुत्री के जन्म लेने मात्र से सारे नगर में अंधकार क्यों? चंपावती ने प्राणपन से विरोध किया था। स्वरूप भैया को गेहूं की रोटी, अरवा चावल का भात और हमारे लिए मकई का टिक्कड़। हम ऐसा खाना नहीं खाएंगे अम्मा, कहे देती हैं। सुरसती दीदिया, तुम भी मत खाना। हमारी अरज मान ले बचिया, जल्दी से खा ले। दादी सुन लेगी तो बाबूजी से कहकर। बाबू, बाबू देखो ना, चंपिया हमारी रोटी छीन रही है। क्या कहा? रोटी चाहिए, मालपुआ नहीं? बड़ी आई है पटरानी बनकर, खेतीहर की बेटी, और खमंड 7वें आसमान पर। ठहर, अभी तेरा झोंटा पकड़कर। चंपावती मार खाकर भी रोई नहीं,
उल्टे उसने एक नया रास्ता अख्तियार किया। हम बाबू का कलेवा दुकान पर नहीं ले जाएंगे। जा, चल जा हमार रानी बेटी। नहीं अम्मा, स्वरूप और किशन दिन भर बड़का टोले के लड़कों के साथ कंचे खेलते रहते हैं, तुम उनसे कहो ना। एह चंपिया के जीप सिरिपाल पुर वाला बड़वा दर्जी के कैंची अस चलता, आवेदा सुखदेव के। चंपावती ने मार खा खाकर भौतरी हो गई पीठ पर से कपड़ा उलट दिया था। बाबू से पिटवा कर पेट नहीं भरता तो पहले तू ही मार ले दादी, लेकिन कान खोलकर सुन ले, हमने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। उस दिन चंपावती एकदम शांत बैठी थी। सीधे पल्ले के आंचल में चिकित्सालय के जंगली फूलों के गुच्छे तोड़कर उसने मेरे लिए सहेज रखे थे। अब कैसी तबीयत है चंपा? अरे इतने सुंदर फूल। उसने धीरे से सारे फूल सीढ़ियों पर बिखरा दिए थे। तुम कुछ बोलोगी नहीं? अच्छा, यह बताओ, क्या सचमुच कभी तुम्हारा मन नहीं होता कि तुम खूब हंसो, खूब गाओ? अपने मन की बात मुझसे मत छिपाओ। बोलो चंपा, कुछ तो बताओ। उस दिन पहली बार घने बादलों की तरह उमड़ती हुई यादों के कतरे चंपावती की उदास आंखों में उमड़ आए थे। एक जीवन अपने असमय चूक जाने की अथाह व्यथा कथा लिए मेरे सम्मुख था और मैं अपने आप को अभियोगी मानकर निरर्थक निःश्वासों में ना जाने कौन सा उपचार ढूंढने चली थी। दरके हुए शीशे की तरह सैकड़ों खंडों में बटी मेरी पारदर्शी चेतना चंपावती की मनोदशा के सारे अंश सहेजने के लिए प्रतिबद्ध थी। गांव की प्राथमिक पाठशाला में छोटे चौकीनुमा आसन पर झबरीली मूछों वाले विभीषण पंडित विराजमान है और सामने अहाते में टाट के टुकड़ों पर तिवारीपुर के तीनों टोलों से निकलकर आए नवरत्नों की पात बिछी है। रामोगति दू देहु सुमति। निचले होठ के दाहिने छोर पर औकात से बाहर तंबाकू की मात्रा दबाए विभीषण पंडित जी कफ की छरछराहट के बीच बालपोथी के पहले पाठ का उच्चारण कर रहे हैं। स्वरूप, किसना, बाल गोविंद, प्रभु, रमुआ, गुदड़ी, हीरा, सुदामा, सबको एक एक करके पाठ दोहराना है। जो नहीं याद करके आया है उसकी पीठ पर बेद की मार पड़ेगी। स्वरूप की आंखों से बहते आंसुओं में काजल की मोटी लकीर भी शामिल है। वह लाख कोशिश करे, संस्कृत के श्लोक का एक भी अक्षर उसके जेहन में नहीं समा सकता। कृष्णा पंडित जी की नजर बचाकर टोपी और थैला समेटता हुआ अहाते से बाहर भाग जाना चाहता है। चंपा खेतों की मुंडेर पर खड़ी देख लेती है। उसके पैरों में रहरेटे की खूंट चुभ रही है। उसकी ओढ़नी का एक छोर माटी में घिसटता जा रहा है, फिर भी कोई परवाह नहीं। आज वह गुरुजी के सामने साबित करके रहेगी कौन बेहतर है, वह या पंडित विभीषण शास्त्री। चंपावती के कंठ से इतना साफ उच्चारण सुनकर विस्मय विमुग्ध है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। नन्ही चंपा की आंखें मूंदी है। उसके हाथ प्रार्थना की मुद्रा में जुड़े हुए हैं। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। गुरुजी की आंखों में अपने लिए प्रशंसा का भाव पाकर वह एक नए उल्लास से भर उठती है। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अपने झुके हुए माथे पर एक अप्रत्याशित चोट पाकर वह सहम जाती है। काहो बिबखन, सबसे बेसी सीधा हमरा घर से पावेला, हमरे छोकरिया के बहकावत बाड़, कहाउत बाकी। विभीषण पंडित हकलाते हुए सफाई देना चाहते हैं। जनेऊ की सौगंध जजमानी, हमने चंपिया को कभी पाठशाला के भीतर नहीं घुसने दिया, फिर भी इसने एक पाठ याद करके सुना दिया, तो कौन सी गलती कर दी? शहर में जाकर देखो, इसकी उम्र की लड़कियां स्कूल जाती हैं पढ़ लिख कर। आपन ज्ञान अपना झोरी में रखी पंडित जी। बनिया साहूकार के बेटी इजलास पर चढ़ी की सूप दौरा चलनी जाता सम्हारी। चल रे चंपिया, घरे चल। मुझे खुशी हुई थी। चंपावती ने मुझसे सादे कागज वाली कॉपी मांगी थी और रंग बिरंगी पेंसिलों का एक डिब्बा। डॉक्टर शर्मा भी उत्साहित थे। आपकी चंपा का मन बदल रहा है, ये लक्षण बड़े अच्छे हैं। जाइए, जाकर देखिए, उसने आपको भेंट में देने के लिए कोई चीज तैयार की है। उसने अपने बिस्तर के नीचे से सादे कागज का एक बड़ा टुकड़ा निकालकर लजाते हुए फैला दिया था। विक्षिप्तता की अंतिम हद तक पहुंच चुके उस कल्पनाशील मन की समस्त अंतरंगता मेरे सामने खुली हुई थी। गहरे नीले रंग की पेंसिलों से
आकाश का उन्मुक्त विस्तार खींचा गया था। बीचों बीच पंख पसार कर उड़ते हुए लंबी चोंच वाले पक्षियों के अनेक जोड़े। नीचे दूर दूर तक फैली घास, हरियाली और उसकी पृष्ठभूमि में घरौंदानुमा एक मकान, खिड़की से झांकती एक लड़की की उदास मुखाकृति और सामने में पीले कमल के फूलों का निखरापन। मैंने उसकी आंखों में झांक कर देखा था। उस चित्र की अधूरी कथा का शेषांश सूखे हुए आंसुओं की लकीर बनकर वहां हमेशा के लिए स्थायित्व पा चुका था। दीदी, मुझे मुक्ति दिलवा दो। उफ, एक बंधन से निकलकर यह दूसरा कितना बड़ा बंधन। ऐसा तो मैंने नहीं चाहा था। तुम अपने घर कभी नहीं जाना चाहती चंपा? तुम्हें अपनी अम्मा, अपने बाबूजी या किसी की भी कभी कोई याद नहीं आती? मौन, निरंतर एक मौन। क्या कारण था कि मुझसे इतनी अंतरंगता के बावजूद वह अपने आप को मेरे सामने खोल नहीं पाती थी? उसी कमरे में रहने वाली उसकी एक हमउम्र रोगिणी ने बताया था, आप जो कागज और रंग की डिबिया इसे दे गई हैं, अब तो यह दिन भर उसी में उलझी रहती है। और हाँ दीदी जी, इसने छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर जाने क्या क्या लिख कर रखा है। फिर चंपावती से बोली, चंपावती, लजाती क्यों है? अपने लिखे हुए कागज लाकर दिखाना। डॉक्टर शर्मा ने भी बताया था कि चंपा धीरे धीरे सहजता की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने आश्वासन दिया था, यही स्थिति रही तो 6 महीनों में वह बहुत कुछ सामान्य हो सकती है। वार्ड की सेविका ने भी सहमति जताई थी। हाँ, पहले तो यह दिन भर भूखी प्यासी बैठी रहती थी। रात में इसे एकदम नींद नहीं आती थी। मुंह में आंचल दबाकर रोने लगती थी तो सारा वार्ड इसकी रुलाई सुनकर जाग जाता था। अब वैसी बात नहीं है। भगवान करे बेचारी। आप इसकी कोई लगती हैं क्या दीदी जी? मैंने एक दिन चंपा से यूं ही पूछ लिया था, तुम अपनी अम्मा को देखना चाहती हो चंपा? उसने तुम्हारा हाल चाल जानने की गरज से मेरे पास चिट्ठी लिखी है। उस दिन उसके मुंह से बहुत दिनों बाद कुछ शब्द सुनाई पड़े थे, अम्मा को बुलवा दीजिए। मेरे पोस्ट कार्ड के जवाब में सुखदेव साहू स्वयं आ गए थे। चंपावती की अम्मा इस वक्त कैसे आती? स्वरूप की बहू के पांव भारी है। हमने सोचा हम ही चलकर। पूरे साल भर बाद चंपावती के घर से कोई उसकी खोज खबर लेने आया है, यह जानने के बाद उसके कमरे की सभी स्त्रियां बाहरी बरामदे पर इकट्ठी हो गई थी। शिव के गणों सी विविध मुखाकृतियां बनाकर वे अपनी उत्कंठा जता रही थी। चंपा चली जाएगी। हाँ, अब वह यहाँ नहीं रहेगी। देखती नहीं, उसका बाप उसे लेने आया है। घबराती क्यों है? तेरे घर से भी कोई ना कोई जरूर आएगा। चल हट झूठी, खा तो मेरे सिर की कसम। पकड़ मेरी उंगली। ढेर सारी असहज भाव भंगिमाओं के बीच शांत भाव से खड़ी चंपा के चेहरे पर कहीं कोई उद्विग्नता नहीं थी। क्या उसने अपने पिता को सचमुच नहीं पहचाना था? क्या उसकी मनोभूमि ने अतीत के उस कसैले सत्य से और समझौता नहीं करने का संकल्प ले लिया था? या उसका वह आचरण उसके असहज मन की सबसे परिपक्व सहजता का प्रमाण था? डॉक्टर शर्मा ने आगंतुकों वाले कमरे में चंपा को बुलवा लिया था। इन्हें पहचानती हो ना चंपा? हम तुम्हारे बाबू हैं बचिया। चंपावती की घोर अपरिचय भरी आंखों का भाव समझकर सुखदेव साहू का गला रूंध आया था। कुछ बोलेगी नहीं बचिया? अच्छा, यह ले, तेरी अम्मा ने तेरे लिए नई साड़ी और खाने पीने की चीज बतूस भेजी है। चंपा के चेहरे की खामोशी एक भयावह पथराईपन में तब्दील होती चली जा रही थी। वह बेहोश होकर गिर पड़ती या उस पर पहले वाला दौरा पड़ जाता। इसके पहले डॉक्टर शर्मा और अस्पताल की सेविका ने उसे संभाल लिया था। सुखदेव साहू का मलाल डॉक्टर शर्मा के सामने गहरी शिकायत के रूप में फूटा था। हमारी चंपिया अच्छी भली थी, आप लोगों ने बिजली की सेंक देकर उसका दिमाग एकदम सुन्न कर दिया। डॉक्टर साहब, अब तो ऐसा हाल है कि यह हमको भी नहीं पहचानती। सदैव प्रसन्नचित रहने वाले डॉक्टर शर्मा को उस दिन पहली बार क्रोध के आवेश में जोर जोर से बोलते सुनकर जनाने वार्ड के सभी कर्मचारी चौंक गए थे। आप और आपके परिवार के दकियानुसी व्यवहार ने इस बच्ची का जीवन बर्बाद कर दिया और अब उल्टे हम पर आरोप लगाते आपको शर्म नहीं आती? जिस दिमागी हालात में यह लाई गई थी, उससे साफ जाहिर था
कि आपका घर इसके लिए एक कैद खाना था। इसकी छोटी बड़ी हर इच्छा को आप लोगों ने आखिरी सीमा तक कुचला और फिर चलती फिरती लाश बनाकर यहाँ दाखिल कर दिया। एक बात ध्यान में रहे सुखदेव साहू जी, हम अपने रोगियों को उनके मनोनुकूल माहौल देने की कोशिश करते हैं, उनकी सोई हुई सुख शांति को वापस लाने का प्रयत्न भी करते हैं। दिमाग के सारे कलपुर्जे दुरुस्त करके हूबहू पहले वाली स्थिति प्रदान करना हमारे वश की बात नहीं। आप यंत्रणाएं देकर किसी अच्छे भले जीवन को तहस नहस कर दें और हम मसीहा बनकर उसका कायाकल्प कर दें। हमसे इतनी बड़ी उम्मीद पालने का कोई भी हक आपको नहीं है, समझे आप? सुखदेव साहू उसी शाम गांव लौट गए थे। चंपा पर भयंकर दौरा पड़ा था। चीख चीख कर उसने सारे कमरे को सिर पर उठा लिया था। हम कहीं ना जाए, हम अहिजे रहा। नींद की दवा के प्रभाव से किसी तरह रात के पिछले पहर में वह तनिक शांत हो पाई थी। लगभग 1 महीने बाद चंपा की माँ की एक छोटी सी चिट्ठी मुझे मिली थी। किसी स्कूली बच्चे से लिखवाए गए टेढ़े मेढ़े हरफ। यकीनन सुखदेव साहू को उस पत्र की कोई जानकारी नहीं होगी, तभी तो बचिया को मालूम कि यहाँ चंपिया के लिए कहीं कोई सोग नहीं है। पर हम क्या करें, माई का करेजा ठहरी। कोहार के आवे जैसा दिन रात धधकता रहता है। ठाकुर जी से यही विनती है कि हमारी चंपिया सुधर जाए, हमारी सांस रहते उसका कोई उपाय हो जाए। चंपिया के बाप जब से लौटे हैं, उनके मिजाज का मेल नहीं मिलता। कह रहे थे कि अस्पताल में उसको रखना गोईठा में घी सुखाने के बराबर है। लेकिन बचिया, हमारी आत्मा कहती है कि वह एक ना एक दिन जरूर ठीक हो जाएगी। कुम्हार के आवे की तरह सुलगती चंपा की माँ के पत्र का कोई भी जवाब देने की मनस्थिति में मैं नहीं थी। डॉक्टर शर्मा ने अफसोस जाहिर करते हुए बताया था, उस मरीज का दिमाग फिर 2 साल पुरानी स्थिति में लौट गया है। दरअसल बदले हुए माहौल में इतना लंबा वक्त गुजार चुकने के बाद उसकी मानसिकता में एक ठहराव आ गया था। अपने पिता को देखकर अतीत के वे सारे यातनादायी हिस्से फिर से उसके जेहन में जीवित हो गए और वह दिखा तो सही, तूने अपनी ओढ़नी के छोर में क्या छिपा रखा है? कुछ भी तो नहीं बाबू। कुछ भी तो नहीं तो फिर यह क्या है? सगरे गांव में एक एक जोगिन मीरा अवतार ले ले बाड़ी सुखदेव। हमार बात मान, जल्दी कवनो लड़िका देख के एकरा के पार घाट लगाओ, नहीं तो मुंह पर कारिख लगले चाहता। हाँ हाँ, हम मीराबाई बनेंगे। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हम तो छोटे गुरुजी को अपनी लिखी चीज दिखाने जा रहे थे। छोटे गुरुजी यानी शहर से आया हुआ मुखिया जी का जवान जहान छोकरा राम प्रताप। तुझे उससे क्या काम है कलमुही? वे हमारी कविताओं को दुरुस्त कर देंगे। उन्होंने कहा था वे हमें ढेर सारी किताबें भी देंगे। नहीं बाबू, तुम्हारे पांव पकड़ती हूं, मेरी पुस्तिका मत फाड़ो। उन लोगों ने तुम्हारी पुरानी कविताओं को जला दिया? कोई बात नहीं, मैं कल ही बक्सर जा रहा हूं। तुम्हारे लिए सुंदर जिल्द वाली एक नई पुस्तिका ला दूंगा। तुम फिर से ढेर सारी नई कविताएं लिख सकोगी। कान खोलकर सुन लो राम प्रताप, चंपावती को तुमने बहकाने की कोशिश की तो इस गांव से तुम्हारा बोरिया बिस्तर हमेशा के लिए बंधवा दिया जाएगा। हमें तुम्हारे बाप की मुखियागिरी का कोई डर नहीं है, समझे? चंपावती की दादी ने उसके लिए सबसे माकूल सजा तजवीज की थी। दालान से आगे इमू झौसी के गोड़ ना उठे पावे। लाज ले हाथ बचावे के बाद एकर कवनो इंतजाम कर सुखदेव। चंपावती ने स्वेच्छा से अपने लिए दंड की युक्ति निकाली थी। वह खाएगी नहीं, पानी तक नहीं पिएगी, अपनी कोठरी में बंद होकर अपने प्राण त्याग देगी। कच्चे मोतियाबिंद से भरी दादी की आंखों में हर क्षण तैरता शताब्दियों पुराना शंकालु भाव, बाबू की कोड़े जैसी जबान का दर्प और अम्मा की बेपनाह सिसकियां। तू अपना ध्यान पूजा पाठ में लगा बचिया। देवी दुर्गा से विनती कर, वही तुझे सुमति देंगी, तेरी सुगति हो। इससे बढ़कर हमारी और क्या चाह। नवरात्र का वह आखिरी दिन था। 8 दिनों तक भूखी प्यासी चंपावती के प्रबल हट ने सहसा एक नया मोड़ लिया था। नहीं, वह हारेगी नहीं। वह किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगी। महिषा सुरमर्दिनी की तरह अपने हाथों में खप्पर लेकर वह अकेले ही सबसे लड़ेगी। किससे? किन किन लोगों से? दादी से? बाबू से?
स्वरूप और किशन से? उसने आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चारों ओर देखने की कोशिश की थी। यह क्या? दादी की कंजी आंखों वाली लपलपाती शंका शत सहस्त्र रूपों में विभक्त होती जा रही है। सुखदेव साहू की पुरुष वृत्ति का फैलाव सारे गांव की चेतना को ग्रसित करता जा रहा है। चंपावती अकेली है और सारा गांव उसके सामने विरोध की मुद्रा में खड़ा है। प्रतिपक्षियों की शक्ति उनकी सदियों पुरानी रूढ़ियां हैं और अपनी सही मुक्ति के लिए किसी नई दिशा का संधान करती चंपावती अकेली है, निपट अकेली। अपनी सहायता के लिए वह किसे पुकारे? क्या रामस्वरूप को? छोटे गुरुजी, आपने कहा था किसी के अन्याय के आगे झुको नहीं। अपने मन के सच को सही पहचान देनी हो तो बुराइयों का डटकर मुकाबला करो। चंपा, कुशल तैराक पानी की सतह पर बिछी गंदगी की परवाह नहीं करते। उनकी बाहों में इतना दमखम होता है कि काई अपने आप फट जाती है, सिवार के रेशे बिखर जाते हैं। इन जकड़े हुए गवई कानूनों की क्या बिसात कि ये तुम्हारे आगे आए। अपनी पहचान स्थापित करनी हो तो मजबूती से लड़ो चंपा। इन जर्जर कपाटों की चरमराहट की आवाज सुन रही हो ना? इन्हें टूटना ही है। हाँ, चंपावती ने यातनाओं की अंधेरी कोठरी से मुक्ति की प्राणपण चेष्टा की थी। छोटे गुरुजी, आपकी शरण हूं, हमें अपने साथ शहर ले चलिए ना। आपके हाथ जोड़ती हूँ, जन्म भर आपकी दासी बनकर। चंपावती को रास्ता दिखाने वाले पुरुष ने कैसी कायरता का परिचय दिया था। यह नहीं हो सकता चंपा, कभी नहीं। तुम तो जानती हो मेरे बाबूजी की सारी आशाएं मुझे लेकर ही। मैं तुम्हें चाहता हूँ, बेहद चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। चंपा, मुझे माफ कर दो। लेकिन छोटे गुरुजी, आप नहीं जानते, दादी और बाबू हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले बैठे हैं। बड़का राजपुर का एक लड़का भी तलाश कर लिया है। गुड़ के आढ़तिये हैं वे लोग। लड़का विद्या के नाम पर काला अक्षर भैंस बराबर है। क्या आप बर्दाश्त करेंगे? छोटे गुरुजी की आपकी चंपावती के ब्याह का नहीं, जीते जी उसके मरने का साज सजाया जाए? चुप क्यों है? कुछ तो बोलिए। मुझे रास्ता बताइए ना छोटे गुरुजी। माँ भवानी ही तुम्हें राह दिखा सकती हैं चंपा। अब स्थिति मेरे वश के बाहर की हो गई है। माँ भवानी ने उसे निर्देश दिया था या उसके भीतर अपने घर के आदिम संस्कारों के विरुद्ध मुष्टिबद्ध होने की शक्ति स्वतः स्फुर्त हुई थी। अम्मा, बड़का राजपुर वालों को खबर करवा दो, यह ब्याह नहीं होगा। बचिया, तू अपने होश में तो है ना? वरीक्षा हो चुकी है, तिलक की रस्म परसों है और बारात आज के 9वें दिन। धीरज धर बेटी, तिरिया के कपाल में सारे लेख विधाता पहले ही लिख देता है। जिंदगी भर उसी हिसाब से चलो, इसमें कहीं किसी कतर ब्योंत की गुंजाइश नहीं। बड़का राजपुर के आढ़तिये शिव प्रसाद को एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी। यह ब्याह आपके लिए दुर्भाग्य का सूचक होगा। बेटा और बहू दोनों आजीवन दुखी रहेंगे। क्या आप पसंद करेंगे कि आपकी बहू अपना मन नैहर के किसी गाछ बिरिछ को सौंपकर केवल देह से इस गांव में आए? वक्त रहते फैसला कर लें तो दो दो जिंदगियां बच सकती हैं। शिव प्रसाद जी की जोरदार डपट खाकर सिटपिटाए हुए सुखदेव साहू अपने गांव लौट आए थे। उस गुमनाम चिट्ठी की सुडौल इबारत को पहचानने में उन्हें तनिक भी देर नहीं लगी थी। काठ की ओखली में पड़े वजनी मूसल से उन्होंने निशाना साधकर चोट की थी। खून से तरबतर चंपावती की बिखरी हुई देह को अपनी कमजोर बाहों में समेटती उसकी अम्मा का बेलखना सुनकर सारा गांव सुखदेव साहू के दालान में इकट्ठा हो गया था। ऐसा कसाई बाप किसी ने नहीं देखा। मारकर क्या उसकी जान ले लोगे साहू? तुम जेहल जाओगे सो अलग, सारा गांव अदालत और गवाही के चक्कर में तबाह हो जाएगा। देखता हूं कौन माई का लाल पुलिस को खबर करने जाता है। हमारी जाई है, हम उसे मारे चाहे रखें, किसी को इससे क्या। गांव का बूढ़ा कंपाउंडर रात के झुरमुटे में मरहम पट्टी कर गया था। घाव गहरा है चंपिया की अम्मा, सावधानी की जरूरत है। जरा सा जोर पड़ते ही जख्म के खुल जाने का डर होगा। माथे के उस घाव को भरने में पूरे 2 महीने लगे थे, लेकिन उन 2 महीनों में शरीर की अस्वस्थता ने चंपावती को जिस असाध्य मनोरोग की दहलीज पर खड़ा कर दिया था, उसे परखने की जरूरत शायद किसी को भी नहीं थी। ले,
या गरम दूध पी ले बचिया। चंपावती की करुणा भरी हंसी की भयावहता का मर्म क्या उसकी मां समझ पाई थी? बचपन में एक बार गन्ने के रस से भरी कटोरी मुंह से लगा ली थी। तुम लोगों ने कितनी जलीकटी बातें सुनाई थी। आज ये दुलार किस लिए अम्मा? चंपिया, आज ही दुर्गा भवानी के विसर्जन होके के बा। चल आरती ले ले। चंपावती की अविश्वास भरी आंखों में क्षोभ दहक उठा था। हाँ, मेरे जीवन के विसर्जन में जिसे सच्चा सुख मिला है वह यही है, यही। उसने दूध से भरा कटोरा दादी के मुंह पर उलट दिया था। अपनी पुरानपंथी सोच के पैमाने में चंपा की उमकती हुई आकांक्षाओं को जकड़कर रख देने वाली दादी की हतप्रभता अपने बचाव के लिए कोई नया निदान ढूंढ सके, इसके पहले एक अघटनीय घटना घटी थी। चंपावती के दुर्बल शरीर में ना जाने किस बलातिरेक का विद्युत गति से संचार होने लगा था। अंगारों की तरह दहकती आंखों से उसने अपने चारों तरफ की एक एक चीज को घूर कर देखा था। चारपाई पर बिछी अधमैली चादर, फटे कोनों वाला चिपटा सा तकिया, ताख्त पर रखी गौरी गणेश की मूर्तियां। अम्मा ने नसीहत दी थी, भगवान का ध्यान करो बचिया, तुम्हारा मन वे ही शांत करेंगे। चौखट पर खड़ी दादी उसकी दशा देखकर गुहार करने लगी थी। अरे केहू बा, दौड़ लो, चंपिया होश हवास में नहीं खे, ए बबुआ। चंपावती होश हवास में नहीं रही, वह नीम पागल हो गई। कानों कान यह खबर पूरे गांव में बवंडर बनकर फैल गई थी। देवी थान जाने के बदले टोले वालों का मजमा सुखदेव साहू के अहाते में एकत्र होने लगा था। दादी की धारणा थी कि चंपिया के माथे पर देवी सवार हो गई हैं। चिरकुट ओझा को बुलवाकर जबरदस्त ओझाई करवानी होगी। तभी डॉक्टर शर्मा ने बताया था, पहली बार जब इस लड़की को भर्ती कराने के लिए लाया गया था, तब यह बार बार उठकर बाहरी दरवाजे की ओर भागती थी, अपनी अम्मा को पुकार कर रोने लगती थी। हम पगली नहीं हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है, हमें यहाँ से घर जाने दीजिए। चिकित्सकों और परिचारिकाओं ने उसे बहलाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमसे किसने कहा कि यह पागल खाना है और यहाँ तुम्हें? हाँ हाँ, हमें सब पता है। स्वरूप और किशन खूब हंस रहे थे, वे ताली पीट रहे थे। चंपिया पगली हो गई है, इसको बिजली की टोपी पहनाएंगे, इसे बर्फ पर लिटाएंगे। बार बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद उस अपरिचित परिवेश में चंपा को अपनी सुरक्षा का कतई भरोसा नहीं था। उन्हीं दिनों सारी दुनिया के प्रति अविश्वास और आशंका से सतत उद्वेलित उसकी मानसिकता ने जब अपनी नियति के विरुद्ध जिहाद छेड़ा था, तभी घने कोहरे को भेदती एक नई किरण उसके सामने सहसा आ खड़ी हुई थी। मेरा नाम राम स्वरूप है। मैं भोजपुर जिले के सुखदेव साहू की बेटी कुमारी चंपावती से एक बार मिलना चाहता हूँ। लेकिन मिलने वालों की सूची में आपका नाम तो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, एक बार, बस एक बार मुझे उससे मिल लेने दीजिए। माफ कीजिए, अस्पतालों के उसूलों के खिलाफ मैं किस तरह? लंबी यात्रा से थके मांदे उसके चेहरे पर हताशा की गहरी रेखाएं खींच गई थी। ठीक है, कम से कम मेरी यह चिट्ठी तो उस तक पहुंचा दे, और जवाब के लिए मेरे पते का यह लिफाफा भी। डॉक्टर शर्मा के हाथों से वह पत्र लेकर उसने उसका एक एक हरफ गौर से पढ़ा था। चंपा, मैं अपने आप को सबसे बड़ा अपराधी मान रहा हूँ, सच। यदि उस दिन मैंने तुम्हारा प्रस्ताव मानने का साहस जुटा लिया होता, तो इतना बड़ा अनर्थ नहीं घटित होता। उस सड़ी हुई परंपरा का एक हिस्सा बन चुकने के बाद अंततः मेरे लिए प्रायश्चित की कोई दूसरी दिशा दिखाई नहीं देती। तुम्हारी कोमल भावनाओं की सौगंध, चंपा, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। तुम्हारी खोई हुई सहजता तुम्हें फिर वापस मिल जाएगी। उस दिन की विकल प्रतीक्षा में तुम्हारा ही। मैंने डॉक्टर शर्मा से चंपा पर रामस्वरूप के उस पत्र की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए थी। महिला प्रकोष्ठ की मुख्य परिचारिका ने वह चिट्ठी उसे सौंपते हुए पूछा था, तुम रामस्वरूप नाम के आदमी को जानती हो? आकाश का अथाह सूनापन उसकी असहज रूप से स्थिर पुतलियों में उतर आया था। वह तुमसे मिलने के लिए आया था, उसने यह चिट्ठी तुम्हें दी है। चंपावती ने उस चिट्ठी को देखा तक नहीं। वह अपने भीतर की नीम खामोशी से उलझी हुई धीरे धीरे अपने कमरे में लौट गई थी।
आज जब चंपावती के नहीं होने की खबर डॉक्टर शर्मा ने मुझे दी है, तब मेरी चेतना सहजता से असहजता की अकाट्य दूरी को एक पल में तय करके सहसा निःशेष हो जाने वाली उस भोली भाली बालिका की करुणा भरी आंखों का अभियोग झेलने में असमर्थ हो रही है। 2 महीने पहले मैं उसे देखकर लौटी थी, फिर अचानक यह हादसा किस तरह हुआ? सुखदेव साहू के गांव से आने के बाद मैंने चंपा में एक परिवर्तन का अनुमान लगाया था। मेरे दिए हुए कागज और रंगीन पेंसिलें अछूती पड़ी रहती थी। करीब करीब ठीक हो चली उसकी समवयस्का रोगिणी सोनाबाई ने बताया था, यह रात रात भर सोती नहीं, ना जाने क्या बड़बड़ाती रहती है। पूछने पर कुछ बताती भी नहीं, पहले से ज्यादा गुमसुम हो गई है। चंपा ने प्रतिकार का कैसा असहज उपचार ढूंढा था। 2 वर्ष पहले अपनी बंद कोठरी में अन्न जल ग्रहण किए बिना प्राण त्याग करने वाली हठधर्मिता एक बार फिर उसकी असहज मनस्थिति का सहज क्रम बन बैठी थी। उसके दुर्बल होते चले जाने पर सबको स्वाभाविक चिंता हुई थी। अस्पताल की ओर से सुखदेव साहू को सूचना भिजवाई गई थी, लेकिन वहां से कोई नहीं आया। आखिरी दिन वह आपके दिए हुए कागज और पेंसिलों के साथ बड़ी देर तक खेल करती रही थी। उसके तकिए के नीचे से यह पुस्तिका मिली है, दीदी जी। चंपावती की असहनीय मानसिक यंत्रणा का प्रमाण मेरे हाथों में है। विभिन्न मनोरोगियों की अलग अलग मनोदशाओं का आकलन करके मनोचिकित्सा की व्यापकता पर अपना आलेख पूरा करूं, इसके पहले चंपा की इबारतों का मर्म समझना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। मोती से सुडौल अक्षरों की कसीदाकारी करने वाली उसकी उंगलियों में भी विकृति आ गई थी क्या? या उसका शब्द ज्ञान अंतिम क्षणों में पूरी तरह निःशेष हो गया था? रंग बिरंगी लकीरों के बीच छिपाकर यह कौन सा संदेश उसने मुझ तक पहुंचाने की कोशिश की थी? सोनाबाई ने उसके मौन की भाषा को पहचान लिया था। उसकी आखिरी बार मूंद रही आंखों में मेरे लिए विकलता थी। शायद वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी। मुझे लगा चीर सामान्यता के उस छोर को छूकर एक बार फिर से उसकी दूध से उजली हंसी को नया जीवन मिल गया है। हल्के पीले रंग की जो पुस्तिका मैंने उसे दी थी, उसके सारे पृष्ठ रंग बिरंगी बेशुमार धारियों से अटे पड़े थे। यह क्या? पुस्तिका का अंतिम पृष्ठ जैसे उसके जीवन की संपूर्ण यातना कथा का निचोड़ बना मेरे सामने खुल गया था। रामू, गति, देवहू, सुमति। दुर्गा शतनाम की तरह उसने समूचे पन्ने पर इसी एक वाक्य की अनेक बार आवृत्तियां की थी। नहीं, कोरा वाक्य नहीं, यह चंपा के विकृत जीवन का सबसे सार्थक सत्य था। राम में गति पाने से पहले कौन जाने उसने किस किस के लिए सुमति की प्रार्थना की होगी। क्या अपने लिए भी? हरगिज नहीं। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।